Hello everyone, welcome to my UPSC. UPSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 बीएड या जो आने वाला है जुलाई के लास्ट या अगस्त में एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए AHC RO ARO और पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर ये तीनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए 100% यूजफुल है। आज का जो टेस्ट है वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उस पे बेस्ड है टेस्ट। आपको यूनिट वाइज और पूरे सिलेबस वाइज दोनों तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे। लेट्स बिगिन। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब भारत का वायसराय कौन था? 1946 में देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व का जो एक पावर ट्रांसफर करना था उस पे चर्चा करने के उद्देश्य से भेजा था कैबिनेट मिशन को। और ये कैबिनेट मिशन कब पहुंचा था दिल्ली? ये 24 मार्च 1946 को ये नई दिल्ली पहुंचा था। इस मिशन ने जो लॉर्ड वेवेल और कुछ भारतीय राजनीतिक दल हैं उनके साथ में व्यापक चर्चा की थी और उसके बाद में फिर जो कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन प्लान है, उसका एक खाका तैयार किया था। और इस टाइम पे जो भारत में वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। वेवेल ने 1943 से और मार्च 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था लॉर्ड वेवेल। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? इनमें से कौन कौन से कंट्रीज ने मान्यता प्रदान की थी? 21 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, आजाद हिंद सरकार। और इसको दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनमें से 9 देशों ने मान्यता दी थी। 9 कंट्रीज ने, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, आयरलैंड और मोन्चुको, ये 9 कंट्री थे जिन्होंने इसको मान्यता दी थी। अब इसमें से जापान, आयरलैंड, इटली, कोरिया, इन चारों ने ही इसको मान्यता दे दी थी। कई बार सुभाष चंद्र बोस का पूछ लिया जाता है शहीद द्वीप, जो अंडमान निकोबार में जो द्वीप है, जापान ने ये जो गवर्नमेंट बनाई थी अस्थायी सरकार, इसको अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिए थे जापान ने। और नेताजी ने ही शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया इनको, और अभी इनके नाम पे है यहाँ। अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पूरा आपको रेगुलर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अभी थोड़ा सा टेलीग्राम बैन किया हुआ है, इसलिए 1-2 दिन का इशू है। बाकी ये भी 21 तारीख को जो नीट का एग्जाम है उसकी वजह से बैन है, फिर आगे वो वापस से शुरू हो जाएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। निम्नलिखित उन प्राधिकारियों व्यक्तियों का कालानुक्रम ज्ञात करें जिन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में रुचि ली थी। वैसे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करने का। देखिए, हमसे पूछा है कि कौन से प्राधिकारी व्यक्ति थे, इनका कालानुक्रम बताना है जिन्होंने भारत में उच्च शिक्षा में रुचि ली थी। इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया, जिनका रुचि थी हायर एजुकेशन, इनमें से देखेंगे तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी का आएगा। डलहौजी रहे 1848 से और 56 तक। इसके बाद में आएगा लॉर्ड कैनिंग का, ये 1856 से रहे हैं और 1862 तक रहे हैं। इसके बाद में लॉर्ड रिपन का आएगा, ये 1880 से और 1884 तक रहे हैं। और लॉर्ड कर्जन ये 1899 से और 1905 तक रहे हैं। ये गवर्नर जनरल इस टाइम पीरियड पे रहे हैं। तो इनका जो सही क्रम आएगा ये आएगा 4-3-2-1 वाला है।
DCBA, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये टेन्योर जरूर ध्यान रखना, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है इनका। निम्नलिखित में से कौन कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे? जब विधान मंडलों में एंट्री हो रही थी तो विधान मंडल में एंट्री को लेके 1922 में कांग्रेस का एक गया अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का गया बिहार में एक अधिवेशन हुआ था 1922 में, और इस अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था, और उसके बाद से CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिसको जनरली स्वराज पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी मार्च 1923 में, और इसमें अध्यक्ष थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू पे टिक हो गया, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। तो एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सचिव, तो अध्यक्ष तो चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। सार्जेंट योजना का प्रमुख दोष था। सार्जेंट योजना है शिक्षा पर, सार्जेंट योजना का एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1944 में शुरू किया गया था, और इसमें महाविद्यालय में जो ज्यादा एक चयनात्मक प्रवेश किया जा रहा था, इसी के एक जो चयन तंत्र हो रहा था, एक सिस्टम था जो एडमिशन का, उसमें बड़ी संख्या में जो अयोग्य स्टूडेंट्स थे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे थे, जो योग्य नहीं थे वो भी। जबकि दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट थे, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, गरीबी की वजह से वो एंट्री नहीं ले पा रहे थे। उनको ज्यादा महत्व देने के लिए ये किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, महाविद्यालय में अत्यधिक चयनात्मक प्रवेश, सेलेक्टिव एडमिशन दिया जा रहा था। सार्जेंट योजना में का सबसे बड़ा जो दोष था, इस स्कीम का जो डिफेक्ट था, इसमें जो कमी थी वो यही थी कि जो एडमिशन दिए जा रहे थे कॉलेजेस में, वो सेलेक्टिव लोगों को दिए जा रहे थे। जो कैपेबल लोग थे, एलिजिबल कैंडिडेट थे, उनको एडमिशन नहीं दिए जा रहे थे। निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, कई बार इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909 एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और इसी में क्या किया गया था? दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इफेक्टिवली द रिकॉग्नाइजेशन स्पेशली द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश एरा। इस अधिनियम में भारत में जो पहली बार एक चुनाव प्रणाली है, इसके सिद्धांत को मान्यता मिली थी, और मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का जो है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 का, इसके तहत। तो ये ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कई बार पूछा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किस शिक्षा आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर देते हुए वुड्स डिस्पैच के बाद से शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने का काम सौंपा था? वुड्स डिस्पैच था एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बाद में एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है उसका समीक्षा करने के लिए, और स्पेशली जो प्राइमरी और ये माध्यमिक शिक्षा है, इस पे जोर देने के लिए 1882 में ब्रिटिश सरकार ने किसको ये काम सौंपा था? कौन से शिक्षा आयोग को ये काम सौंपा था? ये पूछा हमसे। देखिए, हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर कमीशन 1882 में। लॉर्ड वायसराय थे लॉर्ड रिपन, और वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा एक सर विलियम विल्सन हंटर थे, विलियम विल्सन हंटर, इनकी अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग का। और इसने सिफारिश भी की थी कि प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए जिले और नगर पालिका बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए, और जो माध्यमिक शिक्षा है उसको साहित्य और व्यावसायिक धाराओं में विभाजित किया जाना चाहिए। यह हंटर आयोग ने रिकमेंड किया था
किस और हंटर आयोग नियुक्त किसके टाइम पे हुआ था? वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और इसके अध्यक्ष कौन थे हंटर कमीशन के? विलियम विल्सन हंटर। होम रूल लीग 1916 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बिना किसी ओवरलैपिंग के कड़ाई से सीमांकित भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर अपनी लीग का संचालन किया था। देखिए, होम रूल लीग शुरू की थी एनी बेसेंट और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, किसी भी तरीके का कोई टकराव नहीं हो, इससे बचने के लिए तिलक की जो लीग थी, बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था, वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार यहां पे काम कर रहा था। महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के, महाराष्ट्र में बॉम्बे में नहीं था तिलक का मुस्लिम ये जो होम रूल लीग था वो, बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत प्लस बरार, मध्य प्रांत जो अभी मध्य प्रदेश है। जबकि एनी बिसेंट की लीग ने बॉम्बे सहित पूरे भारत को कवर किया हुआ था। तो पहला सही है। तिलक की लीग ने संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्वशासन की मांग की, जबकि एनी बिसेंट की लीग ने होम रूल के साथ साथ सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान के साथ मिलाने के बजाय मुख्य रूप से वो भारत के लिए राजनीतिक होम रूल या फिर जो डोमिनियन स्टेटस है उसको प्राप्त करने पे ज्यादा फोकस था। इस पे ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अनहैप्पी इंडिया, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब जैसी उपाधियां मिली हुई है इन्हें लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की ये प्रसिद्ध रचना है अनहैप्पी इंडिया। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। लाला लाजपत राय, उन्होंने पंजाब, वंदे मातरम और जो एक साप्ताहिक इंग्लिश पेपर आता था द पीपल, इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ध्यान रखना है, पंजाब, वंदे मातरम और एक वीकली इंग्लिश पत्रिका आती थी द पीपल, ये भी लाला लाजपत राय ही संपादन करते थे इसका। और 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाठीचार्ज में पुलिस की गोलियों से घायल हुए, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हुई। 1944 के सीआर फॉर्मूला, राजाजी फॉर्मूला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1922 का जो सीआर फॉर्मूला है उसके बारे में पूछा है। इसने अलगाव पर निर्णय लेने के लिए उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में युद्ध के बाद जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था। पहला तो इसमें ये पूछा गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सी राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किया गया था ये फॉर्मूला, और इसने एक जॉइंट डिफेंस और कॉमर्स, संयुक्त रक्षा वाणिज्य का जो खंड है, इसके तहत वैचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग को मौन रूप से स्वीकार कर लिया था। जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया था, क्योंकि वह बिना किसी शर्त के जनमत संग्रह के सीधे एक अलग से ही पाकिस्तान चाहता था, वो कोई जनमत संग्रह नहीं चाहता था जिन्ना, इसलिए ये खारिज कर दिया था। कांग्रेस और लीग के बीच गतिरोध दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया था। यह स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही इसमें करेक्ट है। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1922 में ये मांग की थी कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्र रूप से जो एक प्रतिनिधि संस्था द्वारा तय किया जाना चाहिए, और इसके बाद दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग शुरू कर दी गई थी। इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880 में 1880 में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री
चिपलूणकर और गोपाल गणेश आगरकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? न्यू इंग्लिश स्कूल, इसकी स्थापना की थी, जो बाद में ये 1880 में की गई थी। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना, और 1884 में इसी को डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम दिया गया और ये स्थापित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे, गोपाल गणेश आगरकर थे। इन्होंने मिलकर ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 और 1880 में जो न्यू इंग्लिश स्कूल था वो बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन स्ट्रगल, देखिए ये बुक जो है भारत पे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 1920 से और 1942 तक, 1920 से और 1942 तक का जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रहा है, उस इतिहास को समर्पित बुक थी। उसमें ये इतिहास समाहित था। और द इंडियन स्ट्रगल ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 मिसलों में विभाजित हो गया था। 12 मिसल थे टोटल, और जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा जो दल था वो 12 स्वतंत्र मिसल में विभाजित हो गया था। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म है ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर हुआ था, यानी कि वो सुकरचकिया मिसल से थे। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वो है भारतीयों की स्वतंत्रता? ये फेमस स्टेटमेंट है सी आर दास, चित्तरंजन दास, उन्होंने कहा था कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वो है भारतीयों की स्वतंत्रता, जिन्होंने आगे चल के स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास, बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बीएड का भी, इसके फॉर्म भी रीओपन होंगे और इसका एग्जाम होना है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बीएड सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 के लिए कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एडवर्टाइजमेंट है जुलाई अगस्त में आना है और आपके मान के चलिए फरवरी 2027 से पहले पहले आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 के एग्जाम होने के पूरे चांस है। बाकी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो इसकी भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिएगा, यह 100% यूजफुल है आपके लिए। किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना था? स्वराज पार्टी की स्थापना हमने पढ़ा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को की गई थी, और तत्कालीन भारत के जो सचिव थे उस टाइम पे, सेक्रेटरी, वो थे बर्केनहेड। इन्होंने स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित और अनुशासित पार्टी कहा था। ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 2 पार्ट में है और ये लिखी थी आर.सी. दत्त ने, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें आएगा ए, आर.सी. दत्त। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम और द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, गीता रहस्य, ये किस पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नारोजी की है। और
द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर सी दत्ता की है। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया, कौन सी नई राइफल का प्रयोग करने का डिसीजन लिया गया था पुरानी राइफल की जगह? तो यही वजह बनी थी, 1857 में अंग्रेजी सेना ने पुरानी जो ब्राउन बेस राइफल थी, ये पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, और इस पुरानी राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का यूज करने का डिसीजन लिया गया था। और इस राइफल के उपयोग में जो चर्बी वगैरह का कारतूस यूज किया जा रहा था, उसी के को लेकर 1857 में सैनिक विद्रोह का एक इमीडिएट कॉज, जो तत्कालिक कारण माना जाता है, वो इनमें से एक था। पहले कौन सी यूज ली जा रही थी? ब्राउन बेस। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? नेपोलियन की पेरिस यात्रा से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च किया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी द्वारा उनके जो 78 अनुयायी थे, उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस ऐतिहासिक यात्रा की तुलना नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस तक की यात्रा की थी, उन्होंने उससे की थी। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 19 जुलाई 1905 को। और इसका मेन जो उद्देश्य था, एक मुस्लिम बहुल्य प्रांत का सृजन कर राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, जिसे बंग भंग भी कहा गया था। घोषणा जुलाई में की थी, लागू अक्टूबर से हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग को समाप्त सामान्यतः जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग है, इसको सामान्यतः जाना जाता है कोठारी कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, इसको सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1900। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए, गदर पार्टी एक प्रमुख जो क्रांतिकारी संगठन शुरू किया गया था, इसका लाला हरदयाल। मैन ऑर्गेनाइजर और फाउंडर कौन थे गदर पार्टी के? लाला हरदयाल थे। 15 जुलाई 1913 में, 15 जुलाई 1913 इसको इन्होंने सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, यूएसए सैन फ्रांसिस्को, यहां पे इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। और गदर नाम का जो पत्र था, उसके आधार पे ही इस पार्टी का नाम गदर रखा गया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके जो संगठनकर्ता और संस्थापक कौन थे, तो ये लाला हरदयाल थे, लेकिन इसके संस्थापक अध्यक्ष का पूछा जाए तो वो सोहन सिंह भाकना थे। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सिद्धों और कानों से संबंधित था? सिद्धों और कानों से संबंधित, सिद्धो, कानो, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। सिद्धो, कानो, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, जो संथालों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिले हैं, वहां में उन जिलों में जो स्थानीय जमींदार, वहां के जो अंग्रेज कर्मचारी थे, उनके अत्याचारों के खिलाफ संथाल जनता ने एकजुट होकर ये विद्रोह शुरू किया था, संथाल विद्रोह। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी
एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की, और वो 26 और 27 दिसंबर को हुआ था। 26-27 दिसंबर 1924 में, 26-27 दिसंबर 1924 को यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में अधिवेशन हुआ था ये, कर्नाटक बेलगाम। उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके बाद भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, और इसी के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हॉस्टिंग्स हैं, वॉरेन हॉस्टिंग्स, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कैनिंग ये भारत के पहले वायसराय थे। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही कौन सा है वो चुनना है, पहले से बाद वाला, पहले कौन सी घटना हुई फिर उसके बाद कौन सी हुई, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, जब बंगाल का विभाजन किया गया, घोषणा जुलाई में की गई, उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। कैबिनेट मिशन योजना, ये सत्ता जो हस्तांतरण है उसके संदर्भ में कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था, अभी हमने पढ़ा 1946 में। काकोरी ट्रेन डकैती है, अब ये काकोरी ट्रेन घटना हो चुका है, तो इसका जो है 1925 का है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये 1920 में शुरू किया गया था। तो यहां से जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, फर्स्ट 4-3-2। इनको कौन सा सही है, ये जो पेयर दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, ये सही नहीं है, क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना की थी 1870 में एम जी रानाडे के द्वारा। एम जी रानाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। संस्थापक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सही है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय, बीएचयू के संस्थापक, ये भी सही है, मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बीएचयू। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज की जो मूल स्थापना है राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी, लेकिन ये भी ब्रह्म समाज के नेता थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और ये उन्होंने की थी अगस्त 1828 में। लेकिन केशव चंद्र सेन भी इसके एक प्रमुख नेताओं में से थे। तो इसमें पहले के अलावा सब मैच कर रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अंग्रेजों ने दिल्ली को कब ट्रांसफर किया था राजधानी? कलकत्ता से। पहले कलकत्ता हुआ करती थी राजधानी, फिर जो ब्रिटिश था जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इसके भारत आगमन हुआ था, और उसी आगमन का जो स्वागत किया गया था दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। जो 1905 में करजन के टाइम पे बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी, 1911 में ये जो दिल्ली दरबार था जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनके स्वागत के लिए आयोजन रखा गया था। इसमें बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया था, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। इसकी अनुमति दे दी गई थी, हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तो स्थानांतरित हुई थी वो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1912 को, जबकि ये दिसंबर 1911 में इसकी घोषणा कर दी थी।
शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, शिमला समझौते पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए जब पाकिस्तान बांग्लादेश हार चुका था उसके बाद की बात है शिमला समझौता। इसमें 1972 में भारत और पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके साइन हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। यहां से काफी कुछ लिया जा सकता था लेकिन इजीली पाकिस्तान को सब कुछ रिटर्न किया। When did the government of India liberate गोवा from Portuguese control? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया। पुर्तगालियों का तो कब्जा काफी टाइम तक रहा है। पुर्तगाली तो एक ऑपरेशन शुरू किया गया था भारत सरकार की तरफ से, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। उसका नाम था ऑपरेशन विजय और ये शुरू किया गया था 19 दिसंबर, इसी ऑपरेशन के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करवाया गया था और दमन और दीव को भी पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। अभी प्रेजेंट में गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य माना जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन विजय। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया कौन सा पहला सत्याग्रह कौन सा था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। देखिए पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में शुरू किया था इसको महात्मा गांधी ने। भारत में पहला सत्याग्रह था और ये सत्याग्रह बिहार के चंपारण में जो एक 3 कटिया व्यवस्था थी 3/20, जो खेती भाग है उस पे नील की खेती करना जरूरी था और इसी के विरुद्ध अभियान चलाया गया था और गांधी जी का ध्यान इस समस्या की ओर चंपारण का एक लोकल किसान थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने खींचा था। ए इसका करेक्ट आंसर है। चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा का सीधा संबंध नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा जगह है या वहां पे हुआ था, भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसी घटना से आहत होके और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है। मुख्य सचिव, इसका सृजन 1789 में हुआ था, ये सही नहीं है। मुख्य सचिव का जो ऑफिस है ये 1789 नहीं 1799 में शुरू किया गया था। इसका सृजन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था इसका सर्जन 1799 में हुआ था। इट वाज क्रिएटेड इन 1799, ये सही है। और इट वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, नहीं। तो सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है। देखिए जब सब्जेक्ट स्पेशल करवाते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का है ये पूरा टेस्ट, तो फिर उसमें आपके एग्जाम में चाहे 30 क्वेश्चन आते हो तो 30 रख देते हैं, कई बार 30 प्लस भी रखते हैं। आपके 40 आते हो तो 40 प्लस रख, तो जो जितने पॉसिबल बेस्ट उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन बन पाते हैं, एक पर्टिकुलर उस टॉपिक या सब्जेक्ट का उसको कवर करते हैं। अदरवाइज तो सभी टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे में और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। जबकि जोसेफ
बैप्टिस्टा जो थे इसके उपाध्यक्ष थे, और दीवान चमनलाल बजाज इसके पहले महासचिव थे। दीवान चमनलाल बजाज ये पहले महासचिव थे इसके। और बाद में जो 1929 में 1929 में इसका नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही से मैच नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है? वुड्स डिस्पैच ये 1854 का है, ये बिल्कुल सही है। हार्टोग समिति ये 1929 का है। हंटर कमीशन 1882-83। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन है, ये 1917 का है। 1917 का है, तो ये सही मैच नहीं कर रहा है। सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का। किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? देखिए, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग करके और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करके और स्वराज को आधार बनाया था। इन्होंने स्वदेशी का भी समर्थन किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वराज विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। ये इन्हीं का कहना था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? यंग इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा था 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। और उन्होंने अपने अमेरिकी प्रवास के टाइम पे भी यंग इंडिया, और इंग्लैंड प्रवास के टाइम पे उन्होंने इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया ये भी बुक लिखी थी। जो जब वो अमेरिका प्रवास पे थे जब उन्होंने ये यंग इंडिया लिखी थी, और जब वो ब्रिटिश प्रवास पे थे इंग्लैंड के दौरे पे जब उन्होंने इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया लिखा था। और इनका एक वीकली पत्र भी प्रकाशन भी आता था, द पीपुल, जिसका हमने जिक्र किया, 1 जुलाई 1925 से शुरू किया था लाला लाजपत राय। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदारों का रवैया क्या था? देखिए, जो बिजोलिया पीजेंट्स मूवमेंट है ये शुरू हुआ था 1897 में। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट, ये किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों के द्वारा 1897 में अधिक लगान और करों के विरोध में शुरू किया गया था। कहाँ के? मेवाड़ के जो मेवाड़ राज्य के जो किसान थे। मेवाड़ का मतलब है ये अभी का उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 3 जिले राजस्थान के। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और फिर जो अपना जो ये मध्य प्रदेश का जो एरिया लगता है इसमें झाबुआ, अलीराजपुर, और गुजरात का जो बनासकांठा लगता है, ये पूरा उस टाइम पे मेवाड़ राज्य कहलाता था। उसकी बात हो रही है। यहां से शुरू किया था बिजोलिया आंदोलन, और किसानों की मांग को लेके। और इसमें 1922 में एक समझौता हुआ था, परंतु वहां के जागीरदारों ने इस समझौते को लागू करने से मना कर दिया था, जिससे यह आंदोलन आगे भी जारी रहा था। निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर में आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नादिर उज जमा की उपाधि ये अबुल हसन। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी के गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट,
जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उससे पहले हुआ था। इरविन का यही था कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, गांधी जी नहीं कर रहे थे, तो इसी को लेके गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को ये पत्र लिख के और 11 सूत्री मांग पेश की थी। इसमें संपूर्ण पूरी तरह से मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन हो, सेना के खर्चे में कमी हो, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो। लेकिन इसमें